जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। और वो चीज़ आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ हर बार की तरह 2015 का आज का जो क्वेश्चंस है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा गया है। ये अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका सारा डिटेलिंग हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री होती है उसमें से किसको ज़्यादा वेटेज दिया गया है, इसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट वेटेज किसको दिया गया है। तो पहला कह रहा है कोल प्रोडक्शन, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तीसरा फर्टिलाइजर प्रोडक्शंस और चौथा जो है स्टील की प्रोडक्शंस को बता रहा है। तो कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर अगर एग्रीकल्चर कृषि में उपयोग हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बना है। तो देखते हैं। कह रहा है प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर। तो ये चीज़ें कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज हो जाएगी एसिडिटी ऑफ द सॉइल। और तीसरा जो कह रहा है लीचिंग हो जाएगी नाइट्रेट टू द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड में हो रहा है वो जो भी आप ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देंगे वो नीचे चले जाती है फर्टिलाइजर, ऐसा बोला रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही स्टेटमेंट है और कौन सा सही आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पहले में बोल रहा है 1 and 3, दूसरे में बोल रहा है 2 only, तीसरे में बोल रहा है 2 and 3 और डी में ऑल को ऐड किए हुए हैं। तो कौन सा सही चीज़ें हैं आपको कमेंट सेक्शंस में ज़रूर जाके लिखें, तभी जाके आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये नेशनल पार्क। तो कुछ नेशनल पार्क मैं हर स्टेट के एक बार देता हूँ, वो नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कान्हा टाइगर रिजर्व, ये जो चीज़ें हैं, कान्हा नेशनल पार्क, बांधव टाइगर रिजर्व, बांधा नेशनल पार्क, और पन्ना टाइगर रिजर्व ये नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, और सतपुरा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क किस स्टेट में हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और ये चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि हर प्रकार से क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या नई चीज़ें हैं जो सामने आती हैं आपके PIB न्यूज़ में। तो PIB न्यूज़ का यहाँ पे चीज़ें हम देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी मीटिंग की हैं किससे, तो डॉग मैकमिलन से, जो किसके CEO हैं, वालमार्ट कंपनी। वालमार्ट अमेरिका की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसका टाई अप फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ भी हो रखा है, तो उनसे मिले हैं। अगर नाम पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स फिगर यहाँ पे मैं दे रखा हूँ। दूसरी जो मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई है इंडिया और यूरोपियन ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल को लेके, तो यहाँ पे ब्रुसेल्स में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। 16 मई को ये चीज़ें होने वाली हैं। INS कावारत्ती जो है इंडिजिनसली यहाँ पे डिज़ाइन करी गई है और ASW कॉर्वेट जो अराइव की है, कहाँ पे पहुँची है, बताम पे। बताम कहाँ पे है आपके इंडोनेशिया में। तो ये कौन सी एक्सरसाइज है, समुद्र शक्ति 2023 यहाँ पे हुई है। तो समुद्र शक्ति किसके किसके बीच में होती है क्वेश्चन पूछ दे तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात निकल के आ रही है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो मनसुख मांडविया हैं वो G7 की मिनिस्टेरियल मीटिंग को यहाँ पे एड्रेस किए हैं। कहाँ पे, जापान में। जापान में कहाँ पे, तो नागासाकी में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों पे बम्बार्डिंग हुई थी, इसलिए ये दोनों फेमस हैं, नाम याद रखिएगा। तो G7 कंट्री यहाँ पे और 4 कंट्री को यहाँ पे इनवाइट करी गई है, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी वीक यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, कब से, 11 से 14 मई के आसपास, और ये 2023 में चीज़ें हैं। तो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना यहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो इसकी जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। तो ये इसकी थीम है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान में रखें।
आगे बढ़ते हैं। हर बार की तरह यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं यहाँ पे कंपाइल किया हूँ। तो जो मोचा साइक्लोन है उसकी डिटेलिंग को हम लोग देखेंगे। तो बात कही जा रही थी जो मोचा साइक्लोन है आपके बे ऑफ बंगाल में जाएगा, तो आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल में तीव्र गति से जाता हुआ ये नज़र आ रहा है। लेकिन ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है, तो म्यांमार के सितवे पोर्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, और रखाइन जो प्रोविंस है जहाँ पे रोहिंग्या कम्युनिटी निवास करती थी उस जोन में ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। कुछ पार्ट बांग्लादेश का भी ले लिया है, और नॉर्थ ईस्ट का कुछ रीजन को हमारे इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशंस मैंने दिखा दिया कैसे इस चीज़ में ये प्रभाव डाल रहा है। और इसकी बात करी जाए तो इसकी तुलना किसके साथ अभी करी जा रही है, तो साइक्लोन फैनी के साथ करी जा रही है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 2 to 7 किलोमीटर के आसपास इसकी स्पीड आंकी गई है, जो कि बहुत ही डेंजरस स्पीड है। तो ये सुपर साइक्लोन के कैटेगरी में आ चुका है। ध्यान रहे, सुपर साइक्लोन की कैटेगरी की स्पीड ये होती है 2 to 7 2 to 20 के आसपास तक चलती है। तो जो अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का ये वार्निंग सेंटर है, जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर, ये उड़ीसा को भी 140 नॉट के आसपास जो आई थी, फलीन और हुदहुद ये जो भी 259 212 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली ये आई थी, इसको ये जज करता है, ये देखता रहता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे यही चीज़ें बता रहा है। अम्फान जो है 2020 में आया, ये 268 किलोमीटर के हिसाब से, ताउते 221 में जो आया ये 222 किलोमीटर से, गोनू जो 2007 में आया 268 किलोमीटर की स्पीड से ये आया। तो ये चीज़ें हैं, बट इसकी जो स्पीड है, मोचा की जो स्पीड है, लैंडफॉल की स्पीड, यानी जब वो किनारे पर पहुंचता है तो उसकी क्या स्पीड होती है, उसकी लैंडफॉल स्पीड बोली जाती है, वो जो है 170 किलोमीटर साउथ ईस्ट कॉक्स बाज़ार। तो कॉक्स बाज़ार इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है ये, बांग्लादेश में है, याद रखिएगा। उसके आसपास इस स्पीड से वो लैंडफॉल करी है। अब देख लेते हैं थोड़ा साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन इमर्ज आउट कैसे होता है, कैसे ये बन जाता है एक साइक्लोन के रूप में। तो जब भी एक गर्म हवाएं, मॉइस्ट एयर ऊपर उठती हैं ओशियंस में आपके, तो गर्म हवाएं और मॉइस्ट जो नमी लेके ऊपर उठती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये ऊपर मूव अप करती हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ मूव अप करती हैं, और फॉर्म करती हैं क्या, एक लो प्रेशर उस बेल्ट में। मान लीजिए इस बेल्ट में उठी, तो इस बेल्ट में ये लो प्रेशर डेवलप कर देती हैं। तो लो प्रेशर इस बेल्ट में ये डेवलप करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, सराउंडिंग में सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, लो प्रेशर। तो वहाँ पे जब भी लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे हाई प्रेशर आनी ही है। तो यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव करने लगेंगी, जिसके कारण एक तूफान का रूप ले लेता है। तो जो भी ये चीज़ें हैं, तो जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, एयर गेट्स वार्म और मॉइस्ट ओवर ओशियन मूविंग अपवर्ड। तो जो भी चीज़ें हैं, हवाएं चली जाती हैं, इसको ऊपर लेके एक तूफान का रूप ले लेती हैं, जिसके कारण ये साइक्लोन इमर्ज आउट होता है। यहाँ पे हम देखेंगे अभी एक एडिटोरियल आया है, स्टैटिकली सिक्योर्ड। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है अभी शार्पली 18 महीने की अगर बात करें तो 4.7% यहाँ पे आ चुकी है। तो ये चीज़ें हैं। और रिटेल इन्फ्लेशन की बात करी जाए तो हम देखेंगे, इसकी डिटेलिंग आपको दूंगा मैं। तो 4.7% के आसपास देख जा रही है, जो कि एक सरप्राइज वाली अभी बात है यहाँ पे। और ये हिट करी है 8 ईयर हाई, आप 7.8% इन अप्रैल 2028। तो 7.8 से 4.7% पे आ जाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यहाँ पे इसको रेगुलेट करा जा रहा है। तो इस सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आगे आते हैं, हेडलाइन लेवल इन्फ्लेशन जो है 96 बेसिक पॉइंट, इसको भी कूल किया गया है मार्च में 5.66% पे। तो हम यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन की डिटेलिंग को पहले देखेंगे, तब जा कर के आगे इसमें हम बढ़ेंगे। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर किसको करता है अगर बात करें तो यह टोटल इन्फ्लेशन को मेजर करता है इकोनॉमी में, किसके साथ, कमोडिटी को जोड़ते हुए, जैसे कि फूड और एनर्जी प्राइजेज। तो जो भी ऑयल, गैस, ये सारी चीज़ें हैं, इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम लोग ऐड करते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इकोनॉमी को
यहाँ पे मेजर करता है। तो इसमें हम लोग मच वोलाटाइल होता है ये और प्रोन टू इन्फ्लेशनरी स्पाइक। तो ये इस इन्फ्लेशनरी को मेजर करने में हेडलाइन इन्फ्लेशन का हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, अगर क्वेश्चन पूछे तो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आता है, तभी जाके ये हेडलाइन इन्फ्लेशन हो पाएगी। कोर इन्फ्लेशन की हम बात करें तो ये कोर इन्फ्लेशन कंसीडर करता है प्राइजेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट कमोडिटी प्राइस। तो यहाँ पे कमोडिटी प्राइस है, यहाँ पे कमोडिटी प्राइस नहीं है। तो यहाँ पे ऑल आइटम CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख सकते हैं। अब माइनस कर दिया है फूड और एनर्जी, तो यानी ऑयल और फूड यहाँ पे माइनस कर दिया गया है, तब जाके आपका कोर इन्फ्लेशन निकलेगा। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये डिफरेंसेस पूछ देता है। UPSC एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आया हुआ है, इसलिए इसकी डिटेलिंग को मैं यहाँ पे दिया हूँ। इसकी डिफरेंसेस मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें अंतर है। तो कोड लाइन इन्फ्लेशन टोटल इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी होती है, एक स्पेसिफिक पीरियड के अनुसार ईयर बाय ईयर इसकी डाटा ली जाती है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ ये परसेंटेज इसका बदलता रहता है और मेजर करता है इंडिकेटर किसका, हेडलाइन इन्फ्लेशन का। जब भी होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पे आती है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इस चीज़ का मेजर करता है, और बल्क सेल ऑफ कमोडिटी यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या होती है उसको मेजर करता है। तो बल्क सेल को यहाँ पे देखता है। दूसरी बात करी जा रही है, इट इज़ प्राइमरली यूज टू मेजर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो रही है वो भी ये मेजर करता है। याद रहे, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ये मेजर करता है। और यहाँ पे इट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और रिटेल कंज्यूमर मोस्ट ऑफ देयर इनकम इज स्पेंट ऑन इसेंशियल गुड्स सच एज गुड्स फूड एंड एनर्जी। तो पहले बताया आपको फूड और एनर्जी के को इसमें जोड़ के हेडलाइन इन्फ्लेशंस निकाली जाती है, और ये यूजफुल है मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के आसपास। यहाँ पे याद रखिएगा, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में आती है। कोर इन्फ्लेशन की बात करी जाए तो यह हेडलाइन इन्फ्लेशंस से कम है, और इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूट करता है वोलेटाइल कमोडिटी के आसपास। यहाँ पे बात करी जाए तो कोर इन्फ्लेशन जो है RBI यहाँ पे देखता है, और यहाँ पे नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन इंडेक्स को मेजर करने में भी यहाँ पे मदद करता है। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होती है यहाँ पे, और प्रोडक्शंस गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करता है इम्पैक्ट कैसे इस पे पड़ती है। तो शॉर्ट टर्म मॉनेटरी पॉलिसी फार्मूलेशंस ये करता है, ये लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी फार्मूलेशंस ये करता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेज है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे यही बात करी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अभी श्रिंक हुआ है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या हम लोग किस चीज़ कैसे ये हालात पर पहुँच गए, तो यहाँ पे जो फूड प्राइजेस की जो प्राइस वगैरह है फूड के, वहाँ पे कमियां आई हैं, और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यहाँ पे ईच किया गया है। तो उसी सब चीज़ के 95 बेसिक पॉइंट यहाँ पे प्रीवियस मंथ से यहाँ पे गिरी हैं, जिसके कारण फैट ऑयल ये सब वाइटल जो कंट्रीब्यूटर हैं इनमें कमियां आ गई हैं। वेजिटेबल के रेट्स भी यहाँ पे गिरते हुए पाए गए हैं, और जिसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेल प्राइस इंडेक्स को यहाँ पे कंट्रोल किया गया है। डोमेस्टिकली आउटपुट की बात करते हैं अगर पल्सेस की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वीकर हुई हैं ये भी करंट ईयर में। तो यहाँ पे इसके रेट में भी ड्रॉपिंग आई है। लेकिन अगर बात करें सेंटर की, तो ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर अपना कदम उठा चुका है कि इसको किसी भी कीमत पे, दाल की कीमत पे, उड़द दाल की कीमत पे इसकी रेट में हाईनेस नहीं होनी चाहिए, रेट इन्फ्लेट नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें बोली गई हैं। तो यहाँ पे इसकी मीटिंग बैठी है और इस पर विचार भी किया जा रहा है। शुगर को भी बहुत हद तक इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि कहीं इसके रेट आगे ना चले जाएं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पे लास्ट मंथ अपनी चीज़ें बताई है कि मेजर रिस्क टू इन्फ्लेशन है, और क्या क्या है वो, ऑयल प्राइजेज, अनसर्टेनिटी ऑन द मानसून। तो जो मानसून है भारत में कि अपने समय से बारिश नहीं होना, ड्रॉट हो जाना, कम रेनफॉल होना, ये सारी प्रॉब्लम निकल के आती है, क्योंकि भारत की जो इकॉनमी है वो मानसून बेस्ड है। तो भारत में वर्षा सही समय पे अगर नहीं होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एग्रीकल्चर फील्ड में, और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हम लोगों की हैम्पर हो जाती है।
तो इसीलिए रेनफॉल अगर इम्पैक्ट करेगा आपके फूड ग्रेन्स को, तो हम कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी को सही तरीके से ले जाने की ज़रूरत है, तभी हम अपने इसको गार्ड कर पाएंगे, इस इन्फ्लेशन को सही तरीके से देख पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी, ये इंपॉर्टेंट थी। कुछ चीज़ें इन्फ्लेशंस की भी हम देखेंगे यहाँ पे डिटेलिंग। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, और क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक माइल्ड इन्फ्लेशन है जो कि राइज इन 3% ए ईयर एटलीस्ट लेस। तो ये चीज़ें क्रीपिंग इन्फ्लेशन में आती है। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग और परनीशियस इन्फ्लेशन है, 3 से 10% के आसपास ये चीज़ें होती हैं। ये हार्मफुल होती है इकॉनमी के लिए और हीटअप करती है इकॉनमी ग्रोथ को टू फास्ट। तो ये चीज़ें हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट ये राइज हो जाती है 10% और उससे अधिक, तो ये किसको एब्सोल्यूट रेक कर देती हैं, इकॉनमी को बर्बाद करने में सक्षम होती हैं, क्योंकि इनका नाम गैलोपिंग इन्फ्लेशंस है। तो बहुत हद तक मनी लॉस होता है, वैल्यू या लॉस होता है, एम्प्लॉइंग इनकम यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें तो नाम से ही यहाँ पे बहुत तीव्र गति की इन्फ्लेशन आती है, जिससे स्काई रॉकेट की तरह यहाँ पे इन्फ्लेशन आगे भगती है और 50% ए मंथ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में 1920 में और जिम्बाब्वे में 2000, वेनेजुएला में रिसेंटली 2010 में ये चीज़ें आई हुई हैं। अब देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक ब्लॉक विल ओनली टाइटन द लीज। तो ये चीज़ें यूएस पे और इंडिया पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसकी हम चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो क्या इकोनॉमिक हम लोगों को ब्लॉक हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। तो इंडिया जो है अभी रिसेंटली RCEP को छोड़ दिया है, और जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशियान के मेंबर भी थे। तो यहाँ से क्यों निकला उसके बारे में भी हम न्यूज़ में देखेंगे। तो इस ट्रेड पैक्ट को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 29 में इससे बाहर निकला था। एक क्लियर डिफरेंस है कि चाइना वर्सेस जो यूएस बात आती है कि चाइना से हम क्या व्यापार करते हैं, यूएस से भी हम क्या व्यापार करते हैं, चाइना हमें किस तरीके से डेफिसिट में डाल रहा है, यूएस हमें किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में हम समझेंगे। तो जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है यूएस के साथ हमारी, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चाइना को देख के भी भारत इसका निर्माण करता है, इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। तो भारत क्या कर रहा है इसमें वो हम देखेंगे। तो जो चाइना का सस्ता गुड्स प्रोडक्ट है वो भारत में डंपिंग हो रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारत की भी व्यवस्था को इम्पैक्ट हो रहा है। तो चाइना की मार्केटिंग पॉलिसी इतनी तगड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग हब उसकी इतनी तगड़ी है कि वहाँ पे जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होते हैं वो एक रीजनेबल रेट पे होते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम लगती है। एक रीजनेबल कॉस्ट पे वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन भारत में यही चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और जिसके कारण लोग चाइना के प्रोडक्ट को ख़रीदना उचित समझते हैं, क्योंकि वो मार्केट में सस्ते दामों पे चीज़ों को लॉन्च करती है। इकोनॉमिक इशू की बात करें यूएस के साथ, तो हम क्या पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये यूएस के साथ अगर हम टाई अप करते हैं तो हमारे लिए कम प्रॉब्लम है। उसका कारण ये है कि अभी जो एग्रीकल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड और डिजिटल इकॉनमी, ये सब के बारे में अगर हम देखें तो हम इससे कहीं ना कहीं टाई अप किए हुए हैं और इसका सहायता इस फील्ड में हम लेते हैं। तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप शुड नॉट मीन एक्सेप्टिंग ए कम्प्लीटली यूएस सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन इकॉनमी। तो हमें यूएस पे केवल डिपेंड नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ के लिए। हमें अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एग्रीकल्चर, सारी चीज़ों के लिए हमें स्वयं सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, और यूएस पे डिपेंड जब तक रहेंगे कहीं ना कहीं वो हमारा करंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट जान के हमें एक्सप्लॉइट करता रहेगा। इस तरीके से बातें बोली जा रही हैं एडिटोरियल में। आगे बढ़ते हैं IPEF, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो कि प्रपोज करा जाएगा 2023 में। तो इसकी पहले भी मीटिंग हुई है, लेकिन बहुत हद तक चीज़ें अभी सही नहीं है, लेकिन फिर भी 2023 में यहाँ पे होना है। तो एक रियल इंगेजमेंट होगा, देखते हैं लास्ट ईयर। और इसके कितने पिलर हैं वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसके 4 पिलर हैं, कौन कौन से, ट्रेड, सप्लाई चैन, क्लीन इकॉनमी और फेयर इकॉनमी। तो क्लीन इकॉनमी भी होनी चाहिए, ग्रीन इकॉनमी और फेयर इकॉनमी भी होनी चाहिए, लॉ भी सही होनी चाहिए, और ट्रेड की भी बातें होनी चाहिए, और प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसकी भी बातें होनी चाहिए। तो इंडिया इसमें से
कहा जा रहा है इंडिया इसमें से 3 पिलर को ज्वाइन किया है और चौथा पिलर जो ट्रेड है, ट्रेड को इंडिया ज्वाइन नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चंस अगर यूपीएससी यहाँ से बनाता है तो आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे आगे बात करी जा रही है तो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर डाला जा रहा है भारत में कि कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन करे, तभी जाके ये सारी चीज़ें सही ढंग से चलेंगी। अगर भारत इसको ज्वाइन करता है तो कहा जा रहा है ये एक वर्स्ट कंडीशंस के रूप में निकल के आएगा। अगर डिटेलिंग की बात करिए तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड फ्लो हो रही है देन ट्रैफिक। तो जो टैरिफ हम लोग लगा रहे हैं उससे ज़्यादा ट्रेड फ्लो यहाँ पे हो रही है। डिजिटल एरिना की भी हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं कोड इज लॉ और आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ों की हम बात करते हैं जो कि बताया गया पॉलिसी में। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैम्पर करती हैं और ये इरिवर्सिबल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की तरफ भारत बढ़ सकता है अगर इस चीज़ को ज्वाइन करता है, जो कि प्रेशर बनाया जा रहा है यूएस की तरफ से। और देखते हैं आगे किस तरीके से इसको डील करती है। यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बातें बोली जा रही हैं कि यह ऑलरेडी इस तरीके से है कि एक डीप इम्प्लीकेशन कर रही है किसको, एग्रीकल्चर में और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड में जो आ रही है, कहाँ से वेस्ट आ रही है फूड में, और ये सरेंडर कर रही है पॉलिसी की स्पेस फॉर रेगुलेटिंग बिग टेक। तो जो कहीं ना कहीं बिग टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है, एग्रीकल्चर फील्ड की बात करी जा रही है, तो हम कहीं ना कहीं उनसे इम्पोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लेबर लॉज की इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड की भी यहाँ पे कंसर्न दिखाई जा रही है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। इसको इंडिया को सही तरीके से डील करके आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी एरिया है डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन प्रोडक्ट की, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी और एक डोमेस्टिक इकोसिस्टम को भी इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएगी अगर इस चीज़ को इंडिया ज्वाइन कर लेती है तो। ट्रेडिशनली ट्रेड डील जो इंडिया से और यूएस के बीच में यहाँ पे रोड ब्लॉक के रूप में चल रही है, जो लेजिस्लेचर वहाँ के बनाए हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टैरिफ फ्री ट्रेड डील कहीं ना कहीं यूएस हैज़ आल्सो फाउंड ए टैरिफ फ्री ट्रेड डील। तो इंडिया जो अभी ऐसा कोई डील नहीं किया है, लेकिन वो अगर इस पॉलिसी में घुसता है तो हम लोगों की टैरिफ फ्री ट्रेड डील हो जाएगी, जो कि भारत हमेशा डेफिसिट में फंसा रहेगा, क्योंकि वो हमारे देश में इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट लेंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भारत कहीं ना कहीं डेफिसिट के रूप में ही जाएगा और ये चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। तो अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी अगर हम बनाए हैं तो इसको हमें देखना चाहिए सही तरीके से, तभी हाथ मिलाना चाहिए इस IPEA के लिए। हमें हर पहलू पे यहाँ पे देखने की आवश्यकता है, तभी जाकर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ का हम सही ढंग से रिजोल्यूशंस निकाल पाएंगे, तभी इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। यूएस के लिए यहाँ पे हमेशा विन विन इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो जाएगी अगर इसमें इंडिया जाता है। तो IPEF की न्यू एज जो लैंग्वेज पॉलिसी यहाँ पे है वो एक बिगेस्ट ट्रैप है और इसको समझने की ज़रूरत है। ये IPEF की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को समझने की ज़रूरत है। तो इसी की बात कर रही है, यहाँ पे फंस सकते हैं अपनी इकोनॉमी को अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो इसको देख के हाथ इंडिया को डालने की आवश्यकता बोली गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिलेट की बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो रिसोर्स है न्यूट्रिशन वैल्यू, यहाँ मिलेट देख सकते हैं, किसान ने मिलेट उगाया हुआ है और यहाँ पे इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत हद तक सही मानी जा रही है और उसके अलग अलग क्राइटेरिया भी एडिटर यहाँ पे बताए हैं। तो वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो मिलेट जो है फंडामेंटली इसको ग्रास के रूप में लिया जाता है। ध्यान है अगर क्वेश्चन में आए यह ग्रास नहीं है प्लांट है, तो ये आप इस तरीके से समझिएगा, ये एक ग्रासेस है और कल्टीवेट करती है वर्ल्ड वाइड, इसकी खेती चलती है और इसके कुछ स्पेसिफिक स्पेसीज हैं, क्वालिटी हैं। तो बर्नार्ड मिलट, फिंगर मिलट, फॉक्सलेट मिलट, ये सब पर्ल मिलट जो कि इम्पोर्टेंट है, पर्ल मिलट बहुत फेमस है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसमें 2 ब्रॉड फीचर भी हैं। तो पहला क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी है और दूसरा जो है हार्श रिसोर्स पुअर कंडीशंस में भी स्टैंड हो सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू है और ये खड़े हो सकते हैं अगर कोई फेलियर होती है, जैसे ड्रॉट वाट और कम पानी और ये सब चीज़ों में भी ये आराम से उगाए जा सकते हैं, जिसके कारण ये फार्मर फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं। बशर्ते इनकी डिमांड होनी चाहिए मार्केट में, तभी जाके फार्मर इसको उगाएगा। दूसरी बात करी जा रही है प्रोसेसिंग को लेके। तो प्रोसेसिंग और प्रिपेयरिंग जो होती है इसकी मिलेट की, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है न्यूट्रिशन को 3 वे में। तो यहाँ पे इन्हेंस करने के लिए, सप्रेस और रिमूव करने के लिए और इग्नोर करने के लिए यहाँ पे 3 जो एस्पेक्ट है। मान लीजिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना है, उसको सप्रेस करना है, कम करना है और उसको छोड़ देना है। तो ये तीनों एस्पेक्ट यहाँ पे
आते हैं। तो मिलेट की बात करी जाए तो हम जब इस पे प्रोसेस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कंजम्पशन के लिए, तो इसकी 3 तरीके से चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसकी जो भूसी होती है वो अगर निकाल लिया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें सेलुलोजिक मैटर होता है जो कि ह्यूमन बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसको कैसे हम इसको इन्हेंस करेंगे, इस चीज़ को कैसे सही करेंगे, तो यहाँ पे स्टडी यही बता रही है कि जो पर्ल मिलेट है वो उसमें फीटिक एसिड होती है, फाइलोफिनोल कंटेंट होती है जो कि गिर जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इससे हम डील कैसे करेंगे, अगर हम किसी भी भूसी को उसके अनाज से निकालते हैं, उसकी गुणवत्ता चेंज हो जाती है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज हो जाती है, कैसे हम उसको डील करेंगे। दूसरी बातें जो बोली जा रही हैं कॉमन वो कि डीकॉर्टिकेट ऑफ द ग्रेन, तो जो भी ग्रेन की ऊपरी लेयर और डाइटरी फाइबर को हम निकाल रहे हैं वो हम कैसे इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि फाइबर तो फूड में होना अत्यंत आवश्यक है, बिना फाइबर के हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम डील कैसे करेंगे। और दूसरी बात जो ये है कि अगर इसको हम डीकॉर्टिकेट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये विजुअली अट्रैक्टिव नहीं होंगे और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो अर्बन के लोग जो हैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो मीलिंग होती है, इसकी ग्राइंडिंग होती है, ये सारी चीज़ें सीविंग होती है, ये क्या इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव कर देती हैं। तो रिमूव कर देती हैं, ब्रान भी एक इसमें निकल जाता है। तो जो ब्रान निकल जाता है उसमें हाई कंटेंट क्या होता है, टोटल पॉलीफिनोल होता है और फ्लेवोनॉइड्स होता है जो कि किस चीज़ को फ्लोर करती हैं, तो ये डाइजेस्टिबल होती हैं, मोर डाइजेस्टिबल और न्यूट्रिएंट मोर एसेसिबल होती है बॉडी को। तो इस चीज़ को हम कैसे डील करेंगे, अगर कहीं इसकी न्यूट्रिशंस कुछ चीज़ों में बेस्ट है तो कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही हैं, उसको हम डील कैसे करेंगे, यहाँ पे उसी चीज़ की बातें बोली जा रही हैं। तो हाई कंटेंट यहाँ पे है और लॉस ऑफ ब्रान भी यहाँ पे हो जाती है, हम कैसे इसको डील करेंगे। तो यहाँ पे पूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दी गई है, इसका उपयोग आप कभी भी एग्जाम्स में अगर आता है तो कर सकते हैं। बात करी जा रही है आगे, अगर ग्रेन को पानी में सोख करके रखा जाए तो इसकी गुणवत्ता ड्यूरेशंस और बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आती है और इसकी न्यूट्रिशनल कैरेक्टर मिलेट की और बढ़ जाती है। ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मणिपुर में आप अभी रिसेंटली आपको बताया गया है कि एक क्राइसिस है, 2 गुटों में लड़ाई है ट्राइबल, एक थी मितिया ट्राइब, दूसरी थी कुर्बी ट्राइब। तो ये दोनों ट्राइब के बीच में यहाँ पे इशू निकल के आए। इस ट्राइब को जो है शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर लिया गया, ये ट्राइब अपोज कर रही है और ये ट्राइब मेजॉरिटी में है यहाँ पे और इसकी कई सारी प्रॉब्लम निकल के आई हैं। तो यहाँ पे जो मणिपुर के सीएम हैं बीरेन्द्र सिंह, बीरेन्द्र सिंह और 4 कैबिनेट इनके कलीग और बीजेपी के चीफ, ये सभी लोग, बीजेपी के चीफ शारदा देवी, चारों लोग दिल्ली पहुंचे हैं इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। देखते हैं आगे क्या निकल के आता है और क्या मीटिंग में बातें निकलती हैं, आपको आगे बताई जाएगी। बात करी जा रही है यूपी के लोकल बॉडी इलेक्शंस की। तो इस यूपी के लोकल बॉडी इलेक्शंस में 50 मुस्लिम कैंडिडेट जो जीत के आए हैं बीजेपी के टिकट पे। तो ये एक bड़ी बात है, इन्फॉर्मेशंस इम्पोर्टेंट है ये, और 50 मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी के टिकट से यहाँ पे निकल के आए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो फैक्शन था वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 19 सीटें मिली हैं जेडीएस को और ये कैसे यहाँ पे कार्टून की प्रेजेंटेशंस हुई है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नो वन कॉन्टेक्टेड मी टिल नाउ, अभी तक कोई हमको कांटेक्ट ही नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, इनको क्यों कांटेक्ट करेगा, इनको इनकी सीटें भी अगर सारी ऐड कर लिया जाए तो भी मेजॉरिटी में ये नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कार्टून बनाया गया है द हिंदू एडिटोरियल के द्वारा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज आ रही है साइंस एंड टेक फील्ड से, वो है आपकी मिटोकॉन्ड्रिया डोनेशन ट्रीटमेंट, एमडीटी। ये एमडीटी है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेलिंग आपको अच्छे से यहाँ पे दी गई है। एमडीटी क्या है, तो यह एक प्रोसेस है जिसमें एग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसे होती है, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स ली जाती है और मिटोकॉन्ड्रिया जो ली जाती है वो एक सेलेक्टेड फीमेल डोनर से ली जाती है। याद रहे, सेलेक्टेड फीमेल डोनर से ही ऑलवेज ली जाएगी। क्यों ली जाएगी वो भी आपको आगे बताया जाएगा। तो मिटोकॉन्ड्रिया जो है फीमेल डोनर से ली जाएगी और जो एग रहेगा वो पेरेंट का एग रहेगा, माता पिता का एग रहेगा, और इसको इम्प्लांट करा जाएगा, डाला जाएगा कहाँ पे, गर्भाशय में, यूट्रस में इसको डाला जाएगा, जिसके कारण फुल टर्म ईल्ड होगा बेबी का और ये बेबी
माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज से मुक्त हो जाएगी। इसलिए मिटोकॉन्ड्रिया डोनेशन यहाँ पे ज़रूरी है। अब ये कैसे होता है, हम लोगों को मिटोकॉन्ड्रिया क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे अनाउंस किया गया अभी रिसेंटली यूके में कि हम 3 पेरेंट बेबी यहाँ पे हम लोग लाए हैं जो कि मिटोकॉन्ड्रिया डोनेशन ट्रीटमेंट के प्रोसेस से यहाँ पे निकल के आई है। तो ये कहाँ पे हुई है, MDT, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये दूसरी इंपॉर्टेंट बातें ये बोली गई हैं कि बेबी जो है टेक्निकली 3 पेरेंट बेबी रिजेंबल करेगी। ऐसा नहीं है कि एक ले लिया गया तो ये 2 पेरेंट माता पिता का ही DNA यहाँ पे मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती है, उसके अंदर DNA होता है और मिटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और मिटोकॉन्ड्रिया में किसी भी प्रकार का कोई एरर आता है तो यहाँ पे हम उसको कहीं ना कहीं उस एरर को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है इस प्रोसेस को, और यूके में इस प्रोसेस को यहाँ पे ट्रायल किया गया। तो ये बायोलॉजिकल पेरेंट यहाँ पे 3 हो जाएंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस इशू को भी हम कैसे देखेंगे, इस इशू को हम कैसे समझेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। और दूसरी बातें ये भी बोली जा रही हैं कि जो भी हम फीमेल का मिटोकॉन्ड्रिया लेते हैं तो इसलिए लेते हैं क्योंकि फीमेल से ही मिटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ यहाँ पे बच्चों में जा रही है। तो मम्मी से बच्चों में उनके मिटोकॉन्ड्रियल डिजीज आ रही है किसी प्रकार से, जैसे ऑर्गन प्रॉब्लम, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ये सारी प्रॉब्लम जो भी मिटोकॉन्ड्रियल डिजीज से होने हैं इसको हटाया जा सकता है इस थेरेपी के द्वारा। मिटोकॉन्ड्रिया की बातें बोली जाती है जो कि पहले बताया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी जनरेट करती है, रिस्पॉन्सिबल है सेल फंक्शन की ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो अगर किसी प्रकार की डिफेक्ट इसमें मिलती है तो ये इम्पैक्ट कर देगी। और मिटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी सेल्स के लिए, तभी जाके आपके अंदर एनर्जी आती है। और एनर्जी हंग्री टिश्यू ऑफ द ब्रेन, नर्व्स, मसल्स, किडनी, हार्ट, लीवर, ये सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं डील कर सकता है। तो इसलिए इसका उपयोग आवश्यक है आज के डेट में हम बात करते हैं। तो ये इम्पैक्ट करेगा सेल फंक्शनिंग को भी। डिजीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे एराइज होगा और मिटोकॉन्ड्रिया म्यूटेशंस आर कॉल्ड मिटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज। तो जो भी मिटोकॉन्ड्रिया से म्यूटेशंस होकर चीज़ें आएंगी वो कहीं ना कहीं मिटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज में आती हैं। और इस पद्धति से हम ये देखते हैं कि हम इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस खोज चुके हैं, इसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का समाधान खोज चुके हैं। तो ये जो पहले क्योर नहीं था उसका अब ट्रीटमेंट यहाँ पे आसानी से हो गया। और ये चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं वो 5000 पे एक केस कहीं ना कहीं निकल के आता है। तो मिटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ यहाँ पे ओनली पास होगा मदर से, और ये चीज़ें रिसर्च करी गई हैं। और इन्फेंट फ्रॉम इनहेरिटिंग डिजीज़, तो हम इसको रोक सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डोनर्स के एग से लिया जाएगा, डोनर्स के एग से लिया जाएगा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, याद रहे, और रिप्लेस किया जाएगा विद द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट। तो जो बायोलॉजिकल पेरेंट हैं उनके जेनेटिक मटेरियल से रिप्लेस भी किया जाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट जो एग का होगा वो क्या क्या रखेगा, जेनेटिक मटेरियल DNA फ्रॉम पेरेंट रखेगा एंड द मिटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द फीमेल डोनर। ये इम्प्लांट करा जाएगा यूट्रस में। तो यहाँ पे 3 पेरेंट बेबी, यहाँ पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसमें रिस्क क्या है, अगर देखते हैं रिस्क कुछ है तो वो भी देख लेते हैं हम। तो ये बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी चीज़ हम इस चीज़ को प्रोसेस में लेते हैं तो यहाँ पे माइनर मिनिमल एक रिस्क है। वो क्या है कि एरर जो है मिटोकॉन्ड्रिया का, मैटरनल मिटोकॉन्ड्रिया एरर, वो पास हो सकता है बच्चों में इस प्रोसीजर के दौरान। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, थोड़ी सी इसमें रिस्क अवश्य है अगर इसको हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका चौथा हीट वेव यहाँ पे बोला है कि कहीं ना कहीं हीट वेव कौन कौन रीजन में आ सकता है। तो ये आपके मुंबई में चीज़ें बोली जा रही हैं, महाराष्ट्र में चीज़ें बोली जा रही हैं। तो हीट वेव कहाँ कहाँ सचेत करा गया है, तो मुंबई, पालघर, थाने, कोंकण, सेंट्रल महाराष्ट्र और विदर्भा में यहाँ पे वार्निंग दे दी गई है। किसके द्वारा, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखते हैं हीट वेव से, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में जो हीट वेव आई थी वहाँ पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे आपके कौन, अमित शाह जी। तो वहाँ पे कम से कम 15-20 लोग
की मृत्यु हो गई थी धूप की वजह से, हीट वेव की वजह से, इतनी भीषण गर्मी। और वहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छी नहीं थी, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि वहाँ पे 8-10 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ निकल के आई और लोगों को हीट वेव का शिकार बनना पड़ा। अभी रिसेंटली तुर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगान जी, RTE रिसेप तैयब एर्डोगान, तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं इलेक्शंस में उनकी फिर से जीत के रूप में देखी जा रही है। और यहाँ पे उनके प्रोटेस्टर कह रहे हैं, सपोर्टर यहाँ पे उनके सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक तुर्की को लेके न्यूज़ थी, सोचा आपके साथ ये शेयर कर दूं। वर्ल्ड की न्यूज़ में आपको यहाँ पे मिलता है कि जो थाईलैंड की अपोजिशंस पार्टी है वहाँ पे अभी लीड करती हुई नज़र आ रही है इस जनरल इलेक्शंस में। देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। 13 लोगों की मृत्यु हो गई है पाकिस्तान के पैरामिलिट्री बेस अटैक के आसपास। तो देखते हैं ये चीज़ें, जो अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बनी है वो किस हद तक डील होती है, नहीं तो वहाँ की जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और ज़्यादा बेकार हो जाएगी। इस्लामिक रेडिकल्स यहाँ पे 33 लोगों की बुर्किना फासो में मृत्यु हो गई है, उनको मार दिया गया है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। शूटिंग एट नेबरहुड मीट एरिजोना किल्स 2 वुंड 5। तो यहाँ पे शूटिंग हुई है एरिजोना में। एरिजोना आपका US में है। तो देखते हैं यहाँ पे शूटिंग, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अभी स्कूल में भी बहुत सारी, मॉल में शूटिंग यहाँ पे होती रहती है। क्यों शूटिंग होती रहती है? क्योंकि यहाँ पे राइट्स है लोगों के पास कि आपके पास अधिकार है, आप गन रख सकते हैं, आप बंदूकें रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल अपने प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर घर में आपको वहाँ पे बंदूकें मिलेंगी। इंडिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं है, यहाँ पे इसको राइट्स के रूप में नहीं दिया गया है, आपको प्रॉपर लाइसेंस लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जिसके कारण यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अभी तक की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल के द्वारा यहाँ पे मैंने बता दिया, ये सारी डिटेलिंग आपको दे दिया। तो ये चीज़ें थी आज तक की और द हिंदू की डिटेल एनालिसिस, PIB एडिटोरियल, डाउन टू अर्थ, सारा कंपाइलेशंस आपको यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ये पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हों, और भविष्य में अपडेट आपको आसानी से मिल जाएगी। जो भी वीडियोज़ मैं यहाँ अपलोड करूँगा वहाँ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।